नमस्ते प्यारे बच्चों आज मैं हिंदी क्लास 10th ए की सीबीएसई की 2023 की बोर्ड परीक्षा में हुए हिंदी प्रश्न पत्र की उत्तर माला के साथ प्रस्तुत हूँ। यह वीडियो प्रश्न पत्र कोड 1, 2, 3 तीनों के उत्तर को समाहित करती है। तो चलिए हम उत्तर माला से उत्तर मिलाते हैं। बच्चों अभी जल्दी ही रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो आवश्यक है कि आप सभी प्रश्न पत्र के प्रश्नों को और उसके उत्तर को मिलाएं और यह देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए और कम है। अगर ऐसा है तो बोर्ड परीक्षा ने पुनः मूल्यांकन और कॉपी दिखाने की सुविधा दी है, तो इसका प्रयोग आप करें। चलिए उत्तर मिलाएं। हिंदी की ये वीडियो जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ यह प्रश्न पत्र 2 के माध्यम से है। प्रश्न संख्या 3, 5, 8 और 10 यही 4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर सेट में अलग अलग हैं। उसके उत्तर भी मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं। प्रश्न पत्र में कोड 2 का जो पेपर है उसमें सबसे पहले काव्यांश दिया है और यही काव्यांश सेट 1 और 3 में भी है, लेकिन वहाँ पर प्रश्न की संख्या बदल गई है। यानी प्रश्न पत्र कोड 3 में यही काव्यांश प्रश्न नंबर 2 पे दिया है, प्रश्न पत्र कोड 1 में भी यह प्रश्न संख्या 2 के रूप में दिया हुआ है। तो आइए पहले हम इस काव्यांश को मिलाते हैं। काव्यांश की शुरुआती लाइन है, पारिख के घर में नीम का पेड़ था। इसी का प्रश्न हम देखें। प्रश्न नंबर 1 है, इस काव्यांश के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों में सबसे सटीक विकल्प चुनिए। और 4 कथन दिए गए थे। पेड़ पौधों की जगह आधुनिक जीवन में नहीं बची, पेड़ पौधे काटकर मकानों का निर्माण आज की सच्चाई है, भले ही जरूरत बस हम पेड़ों को काट दें लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती है, कुर्सी और मेज जिंदा पेड़ से ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसमें 4 विकल्प दिए गए, कथन गा सही है, कथन खा गा सही है, लेकिन इस पहले प्रश्न में विकल्प सही है कि कथन खा और गा सही है। तो ध्यान से देखिए, कथन खा और गा यानी पेड़ पौधे काटकर मकानों का निर्माण आज की सच्चाई है और भले ही ज़रूरत बस हम पेड़ों को काट दें लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती है। दोनों विकल्प सही होने के कारण विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 2 देखें, घर गली से ही पहचाना जाता है, इसका आशय है। तो इसका उत्तर होगा पेड़ के कारण उसके घर को दूर से पहचान लिया जाता था, ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखें, नीम के पेड़ की जगह किसने ले ली? नीम के पेड़ की जगह 6 बाई 8 फुट के कमरे ने ले लिया, इसलिए विकल्प सी सही है। यहाँ पर सी सही होगा। और चौथा प्रश्न है, पारिक का मन अब कहीं नहीं जाता, इस पंक्ति का आशय है। इसमें अंतिम विकल्प है, पेड़ों के साथ पारिक का बचपन भी खो गया, ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। इस काव्यांश से हम सीख सकते हैं, इस काव्यांश से हम सीख सकते हैं पेड़ों से प्रेम, किताबों की संगति, प्रकृति का संरक्षण, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही है। अब काव्यांश 2 देखें। प्रथम लाइन है, उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज चांद और सितारों को। इसके उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, काव्यांश की पंक्ति उन्होंने बनाए में उन्होंने शब्द से कवि का संकेत किस ओर है? पहला विकल्प सही यहाँ पर बच्चों ने। दूसरा प्रश्न देखें, पेड़ इतने हरे भरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, कथन का अभिप्राय है। चित्रों में पेड़ अपने वास्तविक हरेपन के साथ है, डी विकल्प यहाँ पर सही है। गेंद रखने की जगह क्यों नहीं बची? और विकल्प प्रश्न नंबर 3 देखें। इसका उत्तर होगा कि उत्साह में बनाए जाने पर चित्र बहुत भर गया और उसमें जगह नहीं थी, विकल्प सी यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न देखें, कवि के अनुसार इस दुनिया को किसने बनाया? तो बच्चों बोर्ड ने जो उत्तर जारी किया है उसमें ईश्वर और मनुष्य दोनों विकल्प अगर विद्यार्थियों ने लिखा है तो उसमें नंबर देने की बात कही गई, इसलिए यहाँ पर 2 विकल्प सही है, विकल्प ए और विकल्प बी। प्रश्न नंबर 5 देखें, बड़ों ने दुनिया को बनाने में गलतियाँ कर दी, इसका आशय है। तो बड़ों ने दुनिया से स्वाभाविकता और बचपन नष्ट कर दिया, ये विकल्प यहाँ बी यहाँ पर सही है। अब गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देखें। ये प्रश्न सेट 2 में दूसरे नंबर पर है, लेकिन सेट 1 और सेट 3 में पहले नंबर पर दिया है। तो आप सभी मैच कराएं तीनों सेट वाले। इसकी शुरुआती पंक्तियां हैं, काम या पेशा खुद बुरा या छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी काम हो जो ईमानदारी से किया जाए और उचित लाभ के अतिरिक्त यदि एक पैसा भी बेईमानी का उसमें नहीं आया तो वह सर्वथा प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य है। तो ये पूरा पैराग्राफ है। इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखें, जिसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखें कि कोई भी रोजगार और पेशा कब प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य हो जाता है? इसमें विकल्प ए सही है पहला, जब वह पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। दूसरा प्रश्न है, काम या पेशा खुद बुरा नहीं, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय बी विकल्प में दिया हुआ है कि काम अच्छा बुरा नहीं होता, लोग बेईमानी से उसे बुरा बना देते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें, हाथ पाँव की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध है। मन की पवित्रता का संबंध डी विकल्प से है, सत्य। यहाँ पर विकल्प डी सही है, सत्य।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, कोई व्यक्ति बेईमानी से प्राप्त मूल्यवान वस्तु को भी मिट्टी सदृश मानते हैं, तो इसका विकल्प है दृढ़ चित्त, ए विकल्प सही है। 5वें में देखें, भूखता हुआ कुत्ता ज़्यादा काम का है सोते हुए सिंह की अपेक्षा, इस कहावत का अर्थ है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, सोए हुए योग व्यक्ति से धीमी गति से काम करने वाला व्यक्ति से लेकर है। ये इसके उत्तर थे। अब व्याकरण सेक्शन शुरू करते हैं, और आपको ध्यान हो कि व्याकरण में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 5 ये दोनों हर सेट में अलग अलग हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम सेट नंबर 2 का तीसरा प्रश्न देखते हैं व्याकरण का, और उसके बाद हम सेट नंबर 1 और 3 का भी तीसरा प्रश्न इसी वीडियो में तुरंत देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य है? तो ये जो सभी वाक्य दिए गए इसमें से विकल्प सी सही है, उसने मुझसे फिल्म देखने का अनुरोध किया तो था, ये विकल्प यहाँ पर सही है। आइए आगे प्रश्न देखें, विदेश जाने पर बच्चे अच्छी जगहों पर पढ़ सकें, प्रस्तुत वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर जब बच्चे विदेश जाएं तब अच्छी जगहों पर पढ़ सके, यहाँ पर बी विकल्प सही है, यही मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 3, जब देश आज़ाद हुआ तब संविधान बनाया गया, इसे संयुक्त वाक्य में बदला जाए तो होगा। इसका उत्तर है डी विकल्प, जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाया गया। चौथे प्रश्न को देखें, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सारे विकल्प मिलाने के बाद डी विकल्प सही होता है। पहला वाक्य है वो कमाने वाला ही खाएगा, यानी सरल वाक्य है, यहाँ से मैच होगा। जो कमाएगा वो खाएगा, ये मिश्र वाक्य है, और वह कमाएगा और खाएगा कारण संयुक्त वाक्य है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखें, रचना वाले में, रचना के वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। 4 वाक्य दिए गए हैं और कहा गया कि कौन कौन से वाक्य सरल हैं, उसके अनुसार विकल्पों को अनुसार चुनिए। तो यहाँ पर कथन गा पक्का माल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, गा बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, और घा रसूलन और बतूलन बाई के गानों पर अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। ये तीनों सरल वाक्य है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। कथन का, गा और घा सरल वाक्य हैं। तो बच्चों अब देखिए पेपर कोड 1 उसमें प्रश्न नंबर 3 जो था उसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं और उनके अनुसार उत्तर हम मिला लेते हैं। तो सेट नंबर 1 वाले भी अपना आंसर मिला लें। प्रश्न नंबर 3 में रचना के आधार वाक्य भेद में जब पहला प्रश्न है कि ना तो तुमने फिल्म ही देखी और ना ही नाटक, इसका विकल्प है सी, तुम फिल्म और नाटक दोनों ही नहीं देख सके, ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। पेपर कोड 1 का प्रश्न नंबर 3 का अगला प्रश्न है, सड़क पर धक्का लगने से वह गिर पड़ा, प्रस्तुत वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा, जैसे ही उसे सड़क पर धक्का लगा वैसे ही वहाँ पर गिर पड़ा। तीसरा प्रश्न है, जब सोहन सोकर उठा तब सुबह हो गई थी, तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, सुबह हो गई थी इसलिए सोहन सोकर उठा। चौथा प्रश्न मिलाते हैं, स्तंभ 1 और 2 को सुमेलित करिए, कौन सा विकल्प सही है, सरल वाक्य कौन है। तो यहाँ पर कमाने वाला ही खाएगा, यानी पहले का सा ये सरल वाक्य है, और मिश्र वाक्य है अभी जो कमाएगा वही खाएगा, यानी दूसरे का आ। तो ये मैच कराने के बाद विकल्प डी यहाँ पर सही है, विकल्प डी ही उत्तर के रूप में है। प्रश्न नंबर 5 देखें, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो कथन का, गा, घा ये सरल वाक्य है, ये सेट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 3 का 5वां प्रश्न है। सेट नंबर 3 में ही प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को मैच करा लेते हैं। व्याकरण के जो प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य भेद में यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग दिए थे, प्रत्येक सेट में अलग अलग दिया है, तो यहाँ भी देखते हैं। पेपर कोड 3 में प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। तो यहाँ पर गायक का गीत सुना और सब खुश हो गए, ये सरल वाक्य नहीं है, यही प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह बहुत बीमार था अतः परीक्षा ना दे सका, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ विकल्प ए सही है, क्योंकि वह बहुत बीमार था अतः परीक्षा ना दे सका। आगे देखें, अगला प्रश्न था, ठीक से काम करने में दिक्कत होने पर नौकरी छोड़ दो, प्रस्तुत वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। प्रश्न नंबर 4 स्तंभ 1 और 2 यह पेपर कोड 1 और 3 के अनुसार ही था, यहाँ भी विकल्प डी ही सही है, यानी मैच कराने पर जो कमाएगा वो खाएगा ये मिश्र वाक्य है, कमाने वाला ही खाएगा ये सरल वाक्य है, और वह कमाएगा और खाएगा संयुक्त वाक्य है, तो इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 भी पूर्व प्रश्न पत्र के अनुसार ही था, इसलिए कथन का, गा, घा सरल वाक्य है, यहाँ विकल्प डी सही है। ये पेपर कोड 1, 2, 3 का प्रश्न नंबर 3 था। अब प्रश्न नंबर 4 मैच कराएं, ये तीनों पेपर में एक जैसा ही दिया है,
इसलिए इसे एक साथ मैच करा सकते हैं सभी पेपर कोड वाले। तो प्रश्न नंबर 4 वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से उत्तर लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न है कि हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे, प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। तो ये वाक्य यहाँ पर कर्तवाच्य है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही है, कर्तवाच्य। अगला प्रश्न है उसने नेपाली बोली सीखी, वाक्य का कर्मवाच्य होगा। तो ये विकल्प यहाँ पर ए सही है, उसके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, बूढ़े दादू से रोटी भी नहीं खाई जाती, यहाँ पर सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 4 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर कर्तवाच्य का उदाहरण है मूर्तिकार पहाड़ों के दौरों पर निकल पड़ा, यहाँ डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 5 स्तंभ 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित करने पर सी विकल्प सही हो रहा है, जिसके अनुसार गेंदबाज द्वारा फुलटास गेंद फेंकी गई, ये कर्मवाच्य है। और भारतीय महिला क्रिकेटरों का प्रदर्शन सराहनीय था, कर्तवाच्य है। चोटिल बल्लेबाजों से दौड़ा नहीं जा सका, ये यहाँ पर भाववाच्य है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। अब प्रश्न नंबर 5 पेपर कोड 1, 2, 3 में अलग अलग थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न देखते हैं, जो कि पद परिचय आधारित है। तो पहला प्रश्न है जब ये कक्षा में पहुँचे सभी बच्चे शोर मचा रहे थे, रेखांकित पद का परिचय होगा और वे के सामने रेखांकित है, तो वो वे का आकलन करने पर यहाँ विकल्प ए सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। इसी का दूसरा प्रश्न है बालक हंस रहा है, यहाँ पर हंस शब्द के नीचे अंडरलाइन है यानी रेखांकित है, इसका परिचय होगा अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन और वर्तमान काल कर्तवाच्य, यानी यहाँ प्रश्न नंबर 2 में विकल्प सी यहाँ पर सही हुआ। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो थोड़ा बोलो अधिक सुनो, यहाँ पर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं जाड़े में चारों ओर कुहासा छा जाता है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए विकल्प ए सही है, ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 आज के समय में कम लोगों को नौकरी मिलती है पर वे भी इस विषय में कम बोलते हैं। तो यहाँ कम शब्द के नीचे अंडरलाइन है, पहला कम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा कम अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 5 पेपर कोड 1 में जो दिया है उसका उत्तर यहाँ फिर आपके सामने है कि पद परिचय पर आधारित ये जो 5 प्रश्न हैं ये इसमें अलग दिए हुए थे, यानी सेट नंबर 1 में अलग है, 3 में अलग है। तो इसके उत्तर को देखें, रानी का दर्जी परेशान था कि वे हिंदुस्तान के दौरे पर क्या पहनेंगी, वाक्य में रेखांकन अंश का पद परिचय है, यह समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही है, क्योंकि सभी कंजक्शन हिंदी में अव्यय कहलाते हैं, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 2 उस जमाने में यह घटना घटी, रेखांकित अंश का पद परिचय है, तो ये सकर्मक क्रिया है, एक वचन स्त्रीलिंग भूतकाल, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए यहाँ सही है। अब इसी पेपर कोड 1 का 5वें का तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी पुस्तक ले आऊँ, ये यहाँ पर विकल्प के रूप में सही है। प्रश्न नंबर 4 देखें जाड़ों में चारों ओर कुहासा छा जाता है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन ये पद परिचय के रूप में होगा, इसलिए विकल्प ए सही है। आज के समय में कम लोगों को नौकरी मिलती है पर वे भी इस विषय में कम बोलते हैं, तो ये यहाँ पर डी विकल्प सही है, पहला कम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा कम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब पेपर कोड 3 में पद परिचय का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। आहा देखो हिमालय की चोटी कैसे चमक रही है, इसमें रेखांकित पद का परिचय है, तो यहाँ पर रेखांकित पद का परिचय अगर हम देखें तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, विस्मयादिबोधक उल्लास सूचक। आहा शब्द जो है प्रसन्नता का भाव दिखा रहा है, इसलिए सी विकल्प सही है। अगला देखें किसी ज़माने में शिवानी यहाँ रहती थी, रेखांकित पद का परिचय है, तो शिवानी यहाँ रहती थी का पद परिचय है, ए ऑप्शन सही है, अकर्मक क्रिया भूतकाल स्त्रीलिंग एक वचन कर्तृवाच्य। प्रश्न नंबर 3 देखिए निम्नलिखित में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं है, तो भाई ने हमें भेज दिया, विकल्प डी, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं, बाकी सब में है। प्रश्न नंबर 4 देखिए जाड़ों में चारों ओर कुहासा छा जाता है, कुहासा शब्द का पद परिचय, तो कुहासा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग एक वचन। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए आज के समय में कम लोगों को, ये भी तीनों पेपर में आया हुआ ही प्रश्न है, यहाँ पर डी विकल्प सही है, पहला कम अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण, दूसरा कम अनिश्चितवाचक क्रिया विशेषण है। अब प्रश्न नंबर 6 जो अलंकार पर आधारित था, ये सभी प्रश्न पत्रों में एक जैसे थे, चाहे पेपर कोड 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो इसके उत्तर एक साथ सभी पेपर कोड वाले मिला सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में
स्तंभ एक में कुछ अलंकारों के परिचय दिया हुआ है और दूसरे में अलंकार के नाम दिए हैं, उसे मैच कराना है। पहले लिखा है उपमेय में उपमान की संभावना, तो उपमेय में उपमान की संभावना ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, तो यहाँ पहले का सा विकल्प हो गया। इसलिए आप देखिए कि बी में पहले का सा और शब्द के एक से अधिक भिन्न अर्थ होते हैं, तो ये दूसरे का ऑप्शन हुआ। श्लेष अलंकार, निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं और भावों का आरोपण किया जाता है, तो मानवीकरण में ही मानव जैसे गुण देखे जाते हैं निर्जीव वस्तुओं में, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर मेघ आए बड़े बन ठन के, इसमें मेघों को मानव के गुणों के बारे में बताते हुए बनने ठनने की बात की गई, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 है अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानो शब्द के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार है, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 में चंचल स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए विकल्प बी सही है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये बड़ा ही चर्चित उदाहरण श्लेष अलंकार का है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7 पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में था, ये सभी प्रश्न पत्रों में एक जैसे थे। तो पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार काशी में कौन एक दूसरे के पूरक रहे हैं? तो बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां विकल्प सही है, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है काशी में मरण भी मंगल माना गया है का आशय है? तो इसका तात्पर्य हुआ कि मान्यता है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी है, सी विकल्प यहाँ पर सही है, इसे ध्यान से मिलाएं। तीसरा प्रश्न कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनने वाला है, तो यहाँ पर कथन का और खा सही है कि बिस्मिल्लाह खां धार्मिक सौहार्द के प्रतीक थे और काशी में गंगा जमुनी संस्कृत के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, कथन का और खा सही है। काशी में खान पान की सारी परंपराएं लुप्त हो गई, ये कथन पैराग्राफ पढ़ें तो इसमें नहीं मिलता कि सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं, इसलिए ये यहाँ पर सही नहीं है। चौथा देखिए गंगा जमुनी संस्कृत से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, विभिन्न धार्मिक समुदायों का आपसी सामंजस्य। पांचवा प्रश्न देखिए उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर काशी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए यहाँ प्रश्न में असत्य पूछा है, तो वहाँ की साहित्य संगीत संस्कृत की हर परंपरा लुप्त हो चुकी है, ये कथन असत्य है। लुप्त नहीं हो गई है, लुप्त हो रही है ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एकदम खत्म हो गई ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए ये असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 8 सभी प्रश्न पत्रों में अलग अलग दिए थे, तो सेट नंबर 2 का ये प्रश्न अभी यहाँ तुरंत आप मिला सकते हैं और सेट नंबर 1 और 3 का इस वीडियो के अंत में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मिला लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 का 1 देखते हैं। लाल गोविंद भगत द्वारा अपने बेटों को अधिक मानने के कारणों को पढ़कर दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वह बहुत सुस्त और बोदा सा था। भगत का मानना था ऐसे लोगों को ज़्यादा प्यार की जरूरत होती है क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी कि लेखिका अपनी माँ से लगाव के बावजूद अब उनकी तरह क्यों नहीं बनना चाहती थी? यहाँ विकल्प सी, माँ धरती की तरह विशाल हृदय की थी पर उसे सब सहना भी पड़ता था, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9 सभी प्रश्न पत्र कोड 1, 2, 3 में एक जैसे दिए हैं, तो इसे मैच कराइए। अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देख रहा है? ऊपर एक कविता दी गई है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। यह क्षितिज पाठ में आत्मकथ्य कविता से आया हुआ काव्यांश है और पहला प्रश्न यहाँ पर है कि अपने बीते हुए जीवन को कवि किस रूप में देखता है? तो यहाँ विकल्प सरल और सामान्य रूप में। दूसरा प्रश्न देखिए जीवन गाथा नहीं सुनाने के पीछे कौन सा कारण मुख्य है? तो यहाँ पर है विनम्र स्वभाव अपने जीवन गाथा को आम आदमी की कथा मानना। प्रश्न नंबर 3 है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति के संदर्भ में लिखिए कि किस गाथा को उज्ज्वल कहा गया है? तो प्रेयसी पत्नी के साथ व्यतीत हुए मधुर स्मृतियों को यहाँ पर उज्ज्वल कहा गया है। चौथा है देखो यह गागर रीति, पंक्ति में प्रयुक्त गागर रीति से क्या तात्पर्य है? तो विशिष्ट उपलब्धियों को ना होना, ये बी विकल्प यहाँ सही है, गागर रीति से यही तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 5 है उपर्युक्त काव्यांश का मुख्य भाव है? तो जीवन के अर्थात और अभाव पक्ष का मार्मिक अव्यक्ति इस काव्यांश का मुख्य भाव है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही है। यह प्रश्न नंबर 10 भी प्रश्न पत्र कोड 1, 2, 3 में अलग अलग है। ये प्रश्न पत्र कोड 2 के अनुसार है और प्रश्न पत्र कोड 1 और 3 का उत्तर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। चलिए 2 के अनुसार देखें कि लक्ष्मण के द्वारा श्री धनुष को टूटने के लिए दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर लक्ष्मण ने जो तर्क दिए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है कि लक्ष्मण कहते हैं कि धनुष छूते ही टूट गया, जीर्ण शीर्ण धनुष तोड़कर किसी को क्या लाभ हानि, सभी धनुष तो एक समान ही होते हैं, हंसी खेल में रघुपति से टूट गया। तो यहाँ विकल्प डी
जो है वो तर्क सम्मिलित नहीं है, हंसी खेल में रघुपत से टूट गया, इसलिए विकल्प डी यहाँ सही है। और संगतकार की आवश्यकता है, इसका उत्तर होगा कि प्रत्येक परिस्थिति में मुख्य गायक का पीछे से साथ देने के लिए ये संगतकार की आवश्यकता है, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही है कविता के अनुसार। अब पेपर प्रश्न पत्र कोड 1 का प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए कि लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब द्वारा लेखक की तरफ उत्सुकता नहीं दिखाए जाने के कारणों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए का खा गा तीनों विकल्प सही होने के कारण विकल्प सी यहाँ पर सही है। ये प्रश्न पत्र कोड 1 के अनुसार उत्तर है। अपने पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया था? तो उन्होंने फूल और तुलसी दस बिखेर दिया, 100 के सिराहने दीप जलाया, कबीर के पद गाए, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न पत्र कोड 1 का 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। सूरदास के पदों के आधार पर उद्धव हैं निर्गुण ब्रह्म के उपासक, कृष्ण सखा योग मार्गी, इसलिए विकल्प सी सही है। मुख्य गायक द्वारा अंतरे की जटिल तानों के जंगलों में खोने पर संगतकार अस्थाई को किस प्रकार संभालता है? उसके स्वर में स्वर मिला करके, ये यहाँ पर विकल्प सी सही है। पेपर कोड 3 का प्रश्न नंबर 8 का उत्तर मिलाते हैं। हवलदार साहब ने क्यों सोचा होगा कि कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? तो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प का, उसका नाम कैप्टन था, ये सही है। और विकल्प खा, वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, ये भी सही है। विकल्प गा, वह सिर पर गांधी टोपी पहनता था, ये सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी का और खा ये सही विकल्प है। बाल गोविंद भगत के विषय में कौन सी बात सबसे उचित है? तो बाल गोविंद भगत के जो चारों वाक्य दिए हैं उनके विषय में बाल गोविंद भगत को लेकर के, उसमें डी भगत गृहस्थ जीवन में भी एक सन्यासी की तरह थी, ये सबसे सही है। पेपर कोड 3 में प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हम देखते हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव का स्वभाव कैसा था? तो गोपियों के अनुसार उद्धव प्रेम के भाव से वंचित थे, वो प्रेम के सागर पास रहकर भी नहीं जान पाए, ये सबसे सही विकल्प है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह दंतयुक्त मुस्कान में कवि स्वयं को किसके समान मान रहा है? तो कवि बांस और बबूल के समान मानता है, वहाँ पर दिया गया है विकल्प बी, इसलिए यहाँ पर सही है। तो बच्चों, हिंदी की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के 1, 2, 3 में प्रश्न संख्या 3, 5, 8 और 10 ये अलग अलग हैं, बाकी सभी एक समान हैं। ये थे सभी MCQ प्रश्नों के उत्तर, और ये उत्तर एकदम प्रमाणित हैं, बोर्ड के अनुसार हैं। आप इसे मैच कराएं, और यदि आपके उत्तर सही हैं लेकिन नंबर नहीं मिले हैं तो आप इसके लिए बोर्ड में क्लेम करें। वो डेट अभी चल रही है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।